कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अर्जुन और सुकन्या दोनों उठ खड़े हुए। पद्मनी जीजी ने सुकन्या को वहीं रुकने के लिए कहा। इतने दिनों के बाद आई हो, तू जा छोरा, अपने माई बापू के संग चैन से रह। पद्मनी जीजी का स्नेह से भरा हुआ स्वर गूंज उठा था। हरिया, जा छोरा ने बाहर तक छोड़ा। अर्जुन डर भी रहा था। इस छल कपट से बने अपराध के वैभव को भेद सकना क्या संभव है? कैमरे काम नहीं आई, जासूस काम नहीं आया, क्या वह भेद पाएगा इस रहस्य को? कठिक हो गया बाबू साहब, चलो बाहर। अब हरिया का स्वर गूंजा, तब अर्जुन होश में आया। अर्जुन चला गया। पद्मनी जीजी और सुकन्या उसके जाते ही हंस पड़ी। हरिया भी आ गया था। आखिर तन्ने गढ़ जीत लियो छोरी, डरा दियो छोरा ने, अब बवाल को नहीं काटे। आँखा के सामने रहेगी तो कोई गलत कदम को नहीं उठा सके। बेचारो, पद्मनी जीजी हंस पड़ी थी। थारो ही प्रताप है जीजी, आपकी शिक्षा और निर्देश से आज मैं अपने काम में सफल हो गई। पर मेरे मन में एक बात अब भी खटक रही है। हरिया जो सब सुन रहा था बोल पड़ा। के बात हरिया, ये कोई चाल हुई तो? अर्जुन इतनी जल्दी कैसे मान गए हो हर बात? अरे दादा, आज बिहा को 3-4 महीना हो गया। पद्मनी जीजी तो पत्थर ने भी पानी बना दे, फिर इसकी क्या औकात? अरे डर गयो जे, अब कोनी उपद्रव कौन करे? अदिति की जान का डर इसकी कमजोरी है, तभी तो तलाक देवे खातिर राजी हो गयो। सुकन्या ने कहा। तन्ने पूरा भरोसा है छोरी, इसकी नौकरी को क्या? निकाल दिया नौकरी से, काम में मन को नहीं लग रहा था। लापरवाही के कारण सरकार ने सस्पेंड कर दियो, और फिर मैंने इतना डरा दियो कि बोलने लगा। तू ही बता सुकन्या, अब मैं कट्ठे जाऊं? मेरे सो बड़ो अपराध हो गयो। जब पूरे समाज रहस्यमय प्रथा पर विश्वास करे है, तो मैं अज्ञानी क्यों गलत सोचने लगा? सुकन्या ने इस तरह से कहा कि एक एक शब्द सच ही लग रहा था। तभी तभी मैंने थारे पे गर्व है छोरी। थे जो काम में हाथ में लो, उसे बखूबी पूरा करो। अब इसे ऑफिस में बिठा देंगे, आंखों के सामने रहेगा तो ऊंच नीच को नहीं कर सके। और वे बाप बेटी कुछ सोचकर हरिया, गणपत और दीपू ने बोल, अब शहर में कोई काम नहीं, गांव आ जाए। जो आज्ञा पद्मनी जीजी, कहकर हरिया चला गया। एक बात बता सुकन्या, अर्जुन ने अदिति के गर्भ पर सवाल उठाए क्या? वैसे तो तूने हर एक सूचना दी, पर इस बारे में कुछ नहीं बताया। पद्मनी जीजी गर्भ पर सवाल कैसे उठा सके हैं, इस बारे में हमारे से कोई बात नहीं हुई, पर अदिति को बाप इनसे घनों नाराज है। सुकन्या ने किसी तरह बात संभाली। पद्मनी जीजी और सुकन्या आपस में बातें करती रही और आगे की प्लानिंग करती रही। उधर अर्जुन को आया देख पूरा परिवार अचानक चौंक गया था। अर्जुन, तू खबर को नहीं करी तूने आने की? दुल्हन कट्ठी है। सावित्री अचानक उसे आया देख बोल उठी थी। पद्मनी जीजी के घर? पद्मनी जीजी के वट्ठे क्यों? और तू छुट्टी मिल गई के तन्ने? भगत सिंह ने सवाल किया। अब मैं क्या बताऊं बाबूजी, नौकरी छूट गई मेरी। सुकन्या को बुलाया था पद्मनी जीजी ने, और मुझे उनसे माफी भी मांगनी थी। बेकार ही संदेह कर बैठो मैं। अर्जुन ने कहा। माफी?
माफी मांग ली, इतनो बवाल मचाकर माफी मांग ली। अरे इस चक्कर में अदिति दुल्हन चली गई तुम्हारे घर से, और तू ऐसे बोल रहे है कि जैसे कोई फर्क नहीं पड़े तुझे। भगत सिंह को अर्जुन की बात पर गुस्सा आ गया था। मती मारी गई थी। अब मेरी बीते बाबूजी समय को लौटाया तो अब नहीं जा बीते समय सकता। को लौटाया तो अदिति नहीं की जा किस्मत सकता। में यही लिखा था। अदिति की किस्मत मेरी में किस्मत यही में लिखा तो था। सुकन्या थी। मेरी किस्मत में तो भाग्य को सुकन्या कौन थी। बदल सके। भाग्य को अब कौन बड़ी बदल बड़ी सके। बातें अब कर बड़ी रहा बड़ी है बातें तू। कर रहा है कहाँ तू। गयो तेरो कहाँ वो गयो परण? तेरो वो परण? गलत होवे है गलत होवे है रेशमी प्रथा साथ में। देव सब साथ लोग देव सब संदेह लोग रे संदेह रे करियो। विश्वास करियो। अब सिद्धांतवादी बन रहा है। सावित्री को भी गुस्सा आ गया था। देवर जी, अंधेर कर दियो आपने तो। तुम्हारे मन में आस जगा पल्ला झाड़ लियो। अदिति को के हाल हुए है, आप तो दिल तोड़ दियो मारो। आनंदी भी चुप न रह सकी। अर्जुन सिर झुकाकर चुपचाप बैठा था। सफाई भी क्या देता, कैसे बताता कि अदिति को बीच भंवर में छोड़ आया है। कैसे बताता कि वहां उसके साथ क्या क्या हुआ। कैसे बताता कि अदिति पेट से है और यह सब उसकी वजह से नहीं है। वह चुप था और वहां बैठे सभी लोग उसके रवैये से हैरान थे। शाम हो चली थी। सुकन्या भी पद्मनी जीजी के यहाँ थी। उसने फोन करके अर्जुन को बता दिया था कि वह 2 दिन बाद आएगी। अर्जुन घर के बाहर अकेला ही घूम रहा था। फिर उसने अदिति को फोन लगाया। फोन उसकी माँ ने उठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। फिर उन्होंने मोहनलाल जी को फोन पकड़ा दिया। कैसे है पापा जी? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग घर आ गए या फिर वहीं है? बेटा, अभी कुछ दिन और यहाँ रुकेंगे। मैं शायद कल घर लौट आऊंगा। अदिति से बात करनी है, मोहनलाल जी ने कहा। जी, हो जाती तो। मोहनलाल जी अदिति को फोन दे आए। काफी देर दोनों बात करते रहे। अर्जुन से बात करके अदिति का मन शांत हो जाता था। अर्जुन उसे अच्छी तरह मिलने और अपना ध्यान रखने की सलाह देता रहा। क्या कर रहा था अर्जुन? नौकरी छोड़ आया था। पद्मनी जीजी से माफी मांग रहा था। अदिति को तलाक दे रहा था। ऐसा लगता था कि अर्जुन अदिति को भी बेवकूफ बना रहा था और सुकन्या को भी। रात को माधव भी अर्जुन को देखते ही चौंक पड़ा। अर्जुन ने बस इतना ही कहा कि माधव भैया, आप तो सबकी तरह मुझ पर संदेह मत करो, बस अभी कुछ मत पूछो। माधव अर्जुन को देखता रहा, पर उसने फिर कुछ ना पूछा। अर्जुन के इस कदम से परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। माता पिता उससे कटे कटे से रहने लगे थे, लेकिन अर्जुन के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। 3 दिन बीते, सुकन्या अभी तक वापस नहीं आई और ना ही अर्जुन के काम का कोई जुगाड़ बैठा था। अर्जुन की बेचैनी चरम पर थी। क्या यहाँ भी किस्मत उसे ठोकर देगी? वह एक सामान्य सा नौजवान था, ना ही वो कोई जासूस था, ना ही वह कोई ताकतवर इंसान। उसने अब तक जो भी किया अपनी समझ से किया। उसे हर तरफ उलझन तो दिख रही थी, पर वह सिरा नहीं मिल रहा था जिससे उलझन को सुलझा सके। पद्मनी जीजी की ताकत का अंदेशा उसके जज्बे को कमजोर कर रहा था। वह उस अर्जुन से दूर जा रहा था जो रहस्यमयी प्रथा के नाम पर ही भड़क उठता था। समंदर के बीच में अकेला व्यक्ति हाथ पैर तो मार सकता है, पर डूबने से बचेगा या नहीं उसे इसका पता नहीं होता। 5वें दिन सुकन्या को छोड़ने हरिया आया। उसे देख भगत सिंह ने उसकी खूब आवभगत की। वह भी परिवार के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। सुकन्या ने अपना सामान कमरे में रख दिया और सबके पैर छुए। सावित्री सुकन्या को गले लगाकर बोली, थारी जैसी पत्नी ही काबू कर सके है जा छोरा ने।
हमारी बात तो कभी सुने ना। भली करी जो ले आई वापस गाँव। अरे माँ, आप तो बड़ाई करने लगी हमारी। मैं तो बस ये चाहूँ कि जे आपकी नजरा के सामने रहे। परिवार परिवार होवे है, रूखी सूखी खा लियो, पर परिवार से दूर रह के अकेलो भटकना म्हारे को चोखा न लागे। सुकन्या बात करने में अत्यंत निपुण थी। सावित्री ने सुकन्या की बात सुनकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर अदिति को लेकर जाने क्या सोच कर बोली, वो तो भलो हो पद्मनी चीची का, हमारी तो किस्मत फूट गई थी जब वो मनहूस कदम लेकर हमारे घर आई और आते ही परिवार में मतभेद बढ़ा दिया, बिरादरी से बाहर करवा दिया था उसने। पर था के कदम ने इस परिवार को टूटने से बचा लिया। दूधो नहाओ और पूतो फलो बहू, और म्हारे छोरा की लगाम कस के पकड़ रखो। अच्छा चले अब, अर्जुन ने हमारे साथ भेज दो। पद्मनी जीजी ने इसके वास्ते काम देखो है, वही समझानो है। हरिया ने कहा कि भगवान भली करे पद्मनी जीजी को, कितनो ख्याल करे है सबको। भगत सिंह आश्चर्यचकित भी था और खुश भी। अर्जुन चला गया हरिया के साथ और भगत सिंह सावित्री से कहने लगा, अब सब ठीक हो जासी, देर आए दुरुस्त आए, आँख खुल गई छोरा की। ठीक कह रहे हो जे अर्जुन के बाबूजी, पर ये सब बहू का कमाल है। सही कहे है पद्मनी जीजी, गांव में शहरी छोकरी को के काम, बिहातो बिरादरी में शोभा दे। अर्जुन पहुंच गया था पद्मनी जीजी की हवेली पर। सामने पद्मनी जीजी बैठी थी। आ छोरा, तेरो मनपसंद काम ढूंढ लियो मैंने, जा हरिया के साथ, वह समझा दोगे तुझे। हरिया उसे हवेली में बने स्टोर रूम में ले गया। वहां कुछ रजिस्टर पड़े थे, कई पोटलियां बंधी रखी थी, कमरे में धूल छाई हुई थी। अर्जुन हैरत में था। ये सब काम, ये क्या है हरिया जी, यहाँ क्या करना होगा मुझे? ये हिसाब किताब की फाइलें है। पद्मनी जीजी चाहे कि अब तक उनके दादा परदादा और वे खुद कितने गांव के लोगों पर खर्च कर चुकी है। हरिया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खेल रही थी। पर हरिया जी, इस काम का और छोर नहीं दिख रहा, तो इसे कहाँ से शुरू करूँगा? अर्जुन परेशान हो गया था। अगर इसमें उलझ गया तो जे तुम जानो, ना कर पाओ तो बात कर लो जीजी से। अब तुम्हारे लायक यहाँ और कोई काम तो है नहीं। हरिया हंसता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन भी मायूस सा उसके पीछे पीछे आ गया। उसकी शक्ल पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस काम से संतुष्ट नहीं है। और छोरा, पल्ले पाड़ो थारे काम, तुम शहर वाले काम ना कर सको हो। काम के नाम से शकल पर 12 बज गए। पद्मनी जीजी अर्जुन को देखते ही बोली, अरे नहीं जीजी, ये बात नहीं है, बस तो के बात है छोरा। अरे मुफ्त में को नहीं करवा रहे, 20,000 तनख्वाह देंगे थारे को। पद्मनी जीजी, बात तनख्वाह की नहीं है, बस वहां बैठना कर पाऊंगा काम। अगर खुलो हवादार कमरा मिल जातो तो वहां तो रोशनी भी नहीं आती। नहीं चाहता था कि उसे वहां से यूं ही लौटा दिया जाए। जे तो है छोरा, तो ठीक है, कल से आजा काम पे। जे बाहर वालों कमरा देख ले, नौकर चाकर वहां रख देंगे सब। अर्जुन ने कमरा देखा। कमरा छोटा था, पर खिड़की थी, दरवाजा भी बाहर को खुलता था, रोशनी भी अच्छी थी। अगले दिन से अर्जुन काम पर लग गया। 1 हफ्ते में उसने सारी फाइल, बही और कागज क्रम से लगा दिए, और जैसे जैसे उसने हिसाब करना शुरू किया,
उसकी आंखें आश्चर्य से फटने लगी। इतना पैसा खर्च किया, पर पैसा कहाँ से आया, इसका कोई उल्लेख उन कागजों में नहीं था। अर्जुन अभी उनके पिता व दादा के द्वारा खर्च किए पैसों का हिसाब लगा रहा था और सब पद्मनी जीजी को भी समझा रहा था। पद्मनी जीजी खुश होकर कहती, देख ले छोरा, अगर यह सब ना किए होते तो आसपास के गांव आज भी दरिद्र से गूंज रहे होते। अर्जुन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता, पर उनकी आय का जरिया उसे अभी तक पता नहीं चला था। एक दिन एक पोटली खोलते हुए उसे एक फटी पुरानी डायरी जैसी मिली, जिसका हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं था। बड़ी देर उस डायरी नुमा किताब को अर्जुन उलटता पलटता रहा। उसके पेज अत्यंत जर्जर थे। एक दो पन्ने पढ़ने के बाद अर्जुन को लगा कि यह किसी की व्यथा की कथा है जो गलती से इन कागजों में आ गई है। उसने सावधानी पूर्वक उस डायरी नुमा किताब को उन फाइलों में छिपा दिया जो पूरी हो चुकी थी। सोच लिया था कि शाम को साथ ले जाएगा, पर कैसे? जाते समय तो पूरी छानबीन होती है। अगर यह उसके पास मिली तो आफत आ जाएगी। अर्जुन वह किताब नहीं ले जा सका, पर उसने उसे वहीं बैठकर धीरे धीरे पढ़ा और पढ़ते हुए उसकी आंखें आश्चर्य से भर उठी। वह डायरी उसे पद्मनी की दादी माँ की लगी, जिसमें सिवाय दुख और विरोध के कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने लिखा था कि झूठ कभी छुपाए नहीं छुपता, एक दिन सामने आकर ही रहता है। पाप की कमाई और पाप की दुनिया ने उनके वजूद को छलनी कर दिया है। पापी का अंत अवश्य होता है, बस पाप को पहचानने वाला होना चाहिए। एक जगह लिखा था कि चीखें सिर्फ आवाज से ही नहीं निकलती, बल्कि अंतरात्मा भी चीखती है। उनकी चीखती हुई अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है और यह चीख किसी को भी सुनाई नहीं देती। अर्जुन को उस डायरी से यह तो पता चल गया कि उसका शक बेवजह नहीं था। उसने डायरी को सहेज कर रख दिया था। 20-25 दिन बीतते बीतते उसने पद्मनी जीजी के मन में इतनी जगह बना ली थी कि वह हवेली में भी घूम सकता था, लेकिन हरिया वह उसका पीछा नहीं छोड़ता था। आज हरिया नहीं दिखा। आज पद्मनी जीजी भी कहीं जाने की तैयारी में थी। उन्हें गाड़ी का इंतजार था जिसे गणपत लेकर गया था। हवेली में नौकर थे जो वफादार थे। छोरा, मैं काम से बाहर जाऊं, थे चाहो तो आज की छुट्टी कर लो, उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा। थोड़ो काम बचो है जीजी, बस अभी निकल जाऊंगा। अगर आपने विश्वास कोनी तो मैं अभी चला जाता हूँ। अरे छोरा, जी बात कोनी, मने भरोसा ना होता तो थे आज यहाँ ना होता। कर काम कर, जाए तो बता कर जाइए, उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। फिर नौकरों को इशारा किया। पद्मनी जीजी का बड़ा सा पर्स रखा था। गाड़ी आ गई थी। उन्होंने नौकर को पर्स उठाने को कहा। अर्जुन ने वह पर्स उठाया और पद्मनी जीजी के नौकर को पकड़ा दिया। उठाते हुए उसने उसमें कुछ डाल दिया। यह किसी ने देखा या नहीं, ये तो वक्त बताने वाला था। अर्जुन आकर अपना काम करने लगा और सारे नौकर अपना अपना। अर्जुन इस बात का पूरा ध्यान रखे हुए था कि कौन कहाँ है। ये नौकर शायद अपने काम से काम रखने वालों में से एक थे, इसीलिए कोई उस पर विशेष निगाह नहीं रख रहा था। अर्जुन ने उस दिन अपना काम कर दिया था। उसने वह काम कर दिया था कि अगर इसकी भनक किसी को लग जाती तो वो उसका पूरा परिवार संकट में पड़ जाता, पर उसे यह करना था। सत्य के प्रकट होने का समय अब आ गया था। यह कड़वा सत्य जो अभी झूठ की परतों में दबा हुआ था। उस दिन वह किताब भी ले आया और वह देख रहा था कि पद्मनी जीजी इस समय शहर में एक होटल में थी। यह शहर का सबसे महंगा होटल था। उसके बाद वो एक गांव में आ गई थी। आज उसी गांव में रुकी थी। क्या था उस गांव में, अर्जुन से रहा ना गया। वह सुकन्या के सामने खड़ा था। अर्जुन भेष बदलकर कहीं जाने वाला था। देख लो अपने आप को। पद्मनी जीजी, क्या थारी माई भी कोई पहचान ना सके? ठठाकर हंस पड़ी थी सुकन्या। अर्जुन ने खुद को आईने में देखा। वह चौंक पड़ा। वह अचंभित था
कि सुकन्या उसका ऐसा मेकअप करेगी कि वह पहचाना ना जा सके। सुकन्या, मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगा? आज तक मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था और आज मैं उसी अभेद किले में बैठा हूँ। यह सब जो तुम मेरे लिए, अदिति के लिए कर रही हो, अर्जुन की आंखों में सुकन्या के लिए सम्मान था। बस बस रहने दो, मैं कोई एहसान नहीं कर रही, मुझे बस कहकर उसने गहरी सांस ली। जिस दिन तुम अपने काम में सफल हो जाओगे तब अपनी कहानी सुनाऊंगी। अब जाओ, देखो तो बाहर, माँ बाबूजी देख लेंगे तो। सुकन्या बाहर निकली तो आंगन में कोई नहीं था। उसने अर्जुन को इशारा किया और वह छिपते छिपाते घर से निकल गया। इस समय वह बाइक पर था। तेजी से बाइक चलाते हुए वह उस गांव के करीब जा पहुंचा। वहां कुछ लोग किसी के घर जा रहे थे तो अर्जुन भी चल दिया उनके पीछे पीछे। कुछ लोग वाहन आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुकाराम ने सही किया, अपने बेटे और बेटी दोनों की शादी एक ही मंडप पर करने का फैसला किया है। इसमें खर्च भी कम होवे है। वो तो ठीक है भाई, पर लोग भी तो मिले ऐसे। अब इसके तो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों ही आ गए यहाँ, तो काम निपट गयो। अरे भाई, ये तो पद्मनी जीजी का चमत्कार है। वे बीच में पड़ी, उनकी बात काटवे की ताकत कौन में है। चलो रे जल्दी, आज ब्याह के बाद रहस्यमयी प्रथा की रस्म है। फेर बदल किया है पद्मनी जीजी ने रहस्यमयी प्रथा में थोड़ो। ब्याह के तुरंत बाद ही बहू और बेटी अब साथ साथ रहस्यमयी प्रथा के लिए जावेगी। पहले अलग अलग होवे थी ये रस्म, अब ये नियम लागू हो गयो। बेटा बेटी को ब्याह एक ही मंडप नीचे हो गयो। फेरे खत्म होते ही रहस्यमयी प्रथा चालू हो जाएगी और बाराती घराती अपनों काम करेंगे। इसमें कौन सी नई बात है, ऐसा ही तो पहले होता था। अर्जुन जो भेष बदल कर आया था बीच में बोल पड़ा। अरे भाई, तुम कौन हो? कट्ठे से आ रहे हो और तुम के जानो पहले क्या होता था? उनमें से एक अर्जुन को देख चौंक पड़ा था। अरे मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ, शहर में था, न्योता मिला तो भागा भागा आ रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ बैठे। अरे रहस्यमयी प्रथा पहले बहू की होवे थी, अब पद्मनी जीजी ने संदेश दियो कि एक मंडप नीचे दो ब्याह करो, जिसमें खर्चों भी बचे और रहस्यमयी प्रथा में टाइम को ना लागे। अच्छा, मने पता कोनी, शहर चलो गयो तो कछु अंदेशो कोनी। अब एक और नई बात जोड़ दी है, वो भी तुम कोनी जाने। अब सारे परिवार वाले जावे हैं रहस्यमयी प्रथा के वास्ते। के बात करो आप, पहले तो सिर्फ औरतें ही। हाँ हाँ, दूसरे गांव में कछु संदेह हो गया था, तब से नियम बदल गयो है। पुण्य के काम में संदेह ठीक कोनी। पता नहीं वो कौन पागल था जो संदेह कर बैठो। अरे रहस्यमयी प्रथा तो गांव में उन्नति और समृद्धि को आधार है। अच्छा, पता चला कि कौन थे वो लोग जिन्होंने रहस्यमयी प्रथा पर संदेह किया। आस्था पर संदेह ठीक कोनी। अर्जुन ने जब यह कहा तो वो लोग उसकी बात से सहमत दिखे। अरे उनको सजा मिली, देवता रूठ गए, उनको माफी मांगनी पड़ी, वो देखो आ गए हम। अर्जुन भी उन लोगों के बीच पहुंच गया था। ब्याह संपन्न हो गया था। रहस्यमयी प्रथा के लिए तैयारी हो रही थी। गांव के बाकी लोग खा पी कर जा रहे थे और घर के लोग रहस्यमयी प्रथा के लिए। अर्जुन भी उनमें सम्मिलित हो गया। अर्जुन के मन में डर भी था कि कहीं लड़की या लड़के वाले उसे अपरिचित ना बता दे। पुरुषों के बीच में बैठा हुआ वह पद्मनी जीजी और उनके कारिंदों से बचने का प्रयास कर रहा था। मुश्किल से 20-25 पुरुष ही थे वहां और बैंड वाले। बस कोई आश्चर्य नहीं था इस बात पर कि कोई भी पूछ सकता था कि वह किसकी तरफ से हैं। सबकी बातें सुनते हुए वह सोच रहा था कि इस परिस्थिति में अगर फंसा तो कैसे निकलेगा। तभी वहां चलो चलो का शोर मच गया।
सब लोग उठ खड़े हुए। पालकियां उठाई कहार और घर की औरतें आगे आगे चल रही थी। सबसे पहले बैंड वाले थे। अर्जुन उन्हीं के साथ हो लिया। बैंड वालों से उसकी अच्छी पहचान हो गई थी। अब मन थोड़ा निश्चिंत था। सारे पुरुष बहुत पीछे थे। करीब आधा घंटे बाद सभी मंदिर में आ गए। पुरुष तो मंदिर के बाहर ही रुक गए थे। वहां कीर्तन की पूरी व्यवस्था थी। सारी औरतें मंदिर में थी। पूरे जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा था। बैंड वाले भी विश्राम करने लगे थे, लेकिन अर्जुन वह वहां नहीं था। उसके ना होने से वहां किसी को फर्क भी कहां पड़ना था। यह उसके घर की शादी थोड़े ही थी। पद्मनी जीजी भी निश्चिंत थी और उनके कारिंदे भी। अर्जुन छुपते हुए जंगल के ऊंचे रास्ते तक पहुंच गया था। यहाँ से वह देख पा रहा था वह पत्थर का गेट जहां तक कभी वह जाकर आया था। तभी दो कारें आई। कारों में किसी को ले जाया गया था, क्योंकि वे कारें सुरंग में रुकी नहीं। अर्जुन चुपचाप यह सब देख रहा था। कारों की लाइटें तक जल रही थी। उसने आंखें गड़ाई देखने की कोशिश की। कारें जंगल में ही थोड़ी दूर जाकर रुक गई थी। वहां क्या है, उसने यह पहले क्यों नहीं देखा? क्या वहां भी देख कर आया जाए? पर अंधेरे में बिना रोशनी के चलना मुमकिन नहीं था। और वह कोई संकट भी मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि रात को सुनसान में कदमों की आवाज भी तेज सुनाई देती है। करीब 3-4 घंटे वह वहां ऐसे ही बैठा रहा। 5 घंटे बाद फिर उसे कारों की रोशनी दिखी। वही हुआ, वे कारें सुरंग में आई और वापस चली गई। अर्जुन को समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब उसका लौटना जरूरी था। रहस्यमयी प्रथा समाप्त हो और सब लोग सजग हो, उससे पहले उसे यहाँ से निकलना था। कारों के वापस लौटते समय ही वह भी उस शोर में वहां से निकल गया। तेज चलते हुए वह उस गांव तक पहुंचा और अपनी बाइक उठाकर घर आ गया। सुबह के 4 बज रहे थे। उसके आने पर सुकन्या जाग गई थी। अर्जुन को थका देख उसने कुछ नहीं पूछा। सुबह 8 बजे सुकन्या ने उसे उठाया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। और ट्रैकर ने सही से काम करा ना? क्या देखा तुमने वहां? सुकन्या ने फुसफुसा कर पूछा। हाँ, तभी तो गया था मैं तैयार होकर, पर जंगल में और भी कुछ है। इससे पहले मेरी नजर नहीं गई वहां, अर्जुन ने कहा। सुकन्या को रात का सारा घटनाक्रम बता दिया था। वो तो पता चल जाएगा। अच्छा, माइक्रोफोन लगा दिए ना? पता नहीं पड़ना चाहिए उनको। अच्छी तरह लगाए थे ना? सुकन्या ने धीरे से कहा। हाँ, लगाई तो ढंग से है, पर मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे यह डायरी वहां मिली। तुम इसे पढ़कर समझ सको तो। उसने वह डायरी सुकन्या को दे दी थी। सुकन्या ने उस समय उसे नहीं देखा, पर उसे अपनी अलमारी में रख दिया। वह कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन हाथ धोकर तैयार होने लगा। सुकन्या अर्जुन का भरपूर साथ दे रही थी। अर्जुन को वह कोई जासूस जैसी प्रतीत हो रही थी। उसके ही बताए रास्ते पर अर्जुन चल रहा था। ट्रैकर माइक्रोफोन का सेटअप सुकन्या का ही आइडिया था। सुकन्या ने ही उसे पद्मनी जीजी के घर में घुसकर उनका विश्वास जीतने को कहा था। सवाल यह था कि सुकन्या यह सब क्यों कर रही है? अगर उसे यह सब करना था तो पहले भी कर सकती थी। उसे इतना सब पता तो था। फिर वह अर्जुन को इसमें मोहरा क्यों बना रही थी? सब जानते हुए भी वह अर्जुन से विवाह को क्यों तैयार हुई? अर्जुन की मदद करके वह क्या सिद्ध करना चाह रही थी? अर्जुन भी इन सवालों के उत्तर चाहता था, पर वह कह चुकी थी कि जब तक हम उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते तब तक वह कुछ नहीं बताएगी। ना चाहते हुए भी अर्जुन को उसका साथ देना पड़ रहा था, क्योंकि
उसके बिना उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। देखो, आज मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो अब पहुँचने ही वाली है हवेली पर। सुकन्या ने कहा, तुम यहीं रुककर सेटअप पर ध्यान रखो। वहां क्यों जाना है? अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे उनसे मंजूरी लेनी है एक दिन की, ताकि तुम्हारे साथ घूमने जा सकूं। अरे ना समझ, मंदिर का रहस्य पता करना है या नहीं? हाँ, करना तो है। उनसे पूछकर जाएंगे वहां। अर्जुन आश्चर्यचकित था। नहीं, हम शहर जाने के लिए निकलेंगे, फिर वहां जाएंगे। कैसे क्या करेंगे, यह तुम मुझ पर ही छोड़ दो, समझे? सुकन्या ने अपना प्लान बताया। जो आज्ञा। अब तुम्हारे इशारे पर नाचने के अलावा चारा भी क्या है? अर्जुन ने व्यंग्य सा किया। देखो, मैं कोई आज्ञा वाज्ञा नहीं दे रही हूँ। हम दो लोग केवल इसीलिए साथ हैं कि हमें हमारी मंजिल तक पहुँचना है। मैं अब तक अकेली थी, बस इसीलिए कुछ नहीं कर पाई, और तुम भी। सुकन्या थोड़ी नाराज सी हो गई थी। अच्छा, नाराज मत हो, जल्दी करो, मेरी नौकरी का समय हो गया है। तैयार हो जाओ। सुकन्या तैयार हो गई। अर्जुन और सुकन्या जब एक साथ जाने लगे तो सावित्री की आंखों में कई सवाल तैर उठे। अरे माँ, मैं पद्मिनी जीजी से मिल थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, आप चिंता को नहीं करो। सुकन्या ने उनके पैर छूकर कहा। वो तो ठीक है बहू, पर ऐसे रोज रोज वहाँ जानो ठीक कोनी। बिहा के बाद बिना बुलाए कठे भी ना जानो चाहिए। सावित्री ने कहा, आपकी बात सिर माथे, बस इस बार आगे से आप जो बोलो, मने काम है कुछ। पति संग जावे में तो बुराई को निमाई। सुकन्या की बात में दम था, और वह अपनी बात मनवाने में भी चतुर थी। अदिति को घर तोड़ भलो बनने का स्वांग करे है। देवर जी भी कठपुतली बन नाच रहे हैं। कहाँ तो पद्मिनी जीजी का पर्दाफाश कर रहे थे, अब उनके तलवे चाट रहे हैं। आनंदी यह सब देख जल भुन गई थी और बड़बड़ा रही थी। अर्जुन और सुकन्या पद्मिनी जीजी के यहाँ पहुंच गए थे। दोनों को साथ देख वह चौंक गई थी। आज सूरज कट्ठे से निकल आयो। दोनों एक साथ। जीजी, अभी तो मिलके गई थी थारे से, आज तो काम के वास्ते आई हूँ। सुकन्या ने हंसते हुए कहा। वो तो मन दिख रहा है कि काम है। पद्मिनी जीजी ने अर्जुन की ओर चुभती नजरों से देखा। पद्मिनी जीजी, इन्हें आज की छुट्टी मिल जाएगी क्या? जे मैंने अपनी मौसी के घर ले जा रहो है, न्योता दिया है उन्होंने। सुकन्या पद्मिनी जीजी को मनाने के लिए अत्यंत मीठी भाषा में बोल रही थी। बस इतनी सी बात, जे छोरा मारे से इतनो संकोच क्यों करे है? अब तो मैं इसके बोलने पर भी राजी हो जाती, थारी जरूरत को नहीं। पद्मिनी जीजी जोर से हंसते हुए बोली। पद्मिनी जीजी, हिम्मत को नहीं पड़े, आपको रुतबो समझ में आ गयो है। अब आपके सामने बोलने में भी डर लागे मन्ने। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। अठिया मारे कन्ने बैठ। देख छोरा, अब मन्ने थारे पे भरोसो है, बस इस भरोसों को तोड़ो की हिम्मत मत करना। सारे गांव वालों का भरोसा मारे को बड़े त्याग और तपस्या के बाद मिलो है। भरोसा तोड़ने की सजा बड़ी भयानक है, चाहे मैं तोड़ूं या तू। ऐसे ही कोई पद्मिनी जीजी नहीं बन जाता। उनकी आंखें यह कहते हुए कई शून्य में देख रही थी। किस कारण से कही थी पद्मिनी जीजी ने यह बात? क्या यह अर्जुन के लिए चेतावनी थी? भरोसे की बात करने वाली पद्मिनी जीजी खुद भी तो रहस्य में प्रथा के नाम पर गांव वाले के भरोसे और आस्था से खिलवाड़ कर रही थी। फिर अर्जुन को क्यों समझा रही थी? क्या उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया था कि यदि भरोसा तोड़ा तो सजा के लिए तैयार रहे? उनके स्वर का ठंडापन भी दहशत पैदा कर रहा था।
चेहरा उतर गया था अर्जुन और सुकन्या का। अर्जुन अपने कमरे में जाने लगा काम करने और सुकन्या चुप हो गई थी। उन दोनों की दशा देख पद्मिनी जीजी अचानक ठठाकर हंस पड़ी। अरे डर क्यों गया? जा छोरा जा, अपनी मौसी के ले जा। तुम्हारी सुकन्या ने जे भी तो समझे थारे परिवार को रीति रिवाज पर, कल काम पर आ जाइए। आप नाराज होनी पद्मिनी जीजी? सच में जाए क्या? मारो तो कलोजो ही कांप गयो। सुकन्या ने मासूमियत से कहा पूछा। आपको भरोसा ना हो तो किसी को भी हमारे साथ भेज दो, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। अरे ना छोरा जा, अब तो तू अपनो ही है, फिर सुकन्या को भी थारे साथ थोड़ा समय मिल जाएगा। जा, लेकिन कल काम पर समय से आ जाना। दोनों घर आ गए। भगत सिंह और सावित्री उन्हें देख आश्चर्य में थे। आज काम पे नहीं गया छोरा? माँ बाबूजी, मैं रुक्मणी मौसी के यहाँ जा रहा हूँ, शाम ढले लौट आऊँगा। और हाँ, सुकन्या भी जा रही है। अर्जुन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहता था। रुक्मणी के यहाँ जी तो अच्छी बात है, कब से बुला रही है। जा, पर कायदे को ध्यान रखिए बहू, सावित्री ने हिदायत देते हुए खुश होकर कहा। अर्जुन और सुकन्या ने बहाना बनाया था, पर अब रुक्मणी मौसी के यहाँ जाना उनकी मजबूरी बन गया था। अर्जुन फिर भी खुश था, क्योंकि रुक्मणी मौसी का गांव अर्जुन के गांव के बिल्कुल पास में ही था। सिर्फ आधे घंटे का रास्ता था। वहां से उस जगह की पड़ताल आसानी से हो सकती थी। सुकन्या पूरी प्लानिंग करके निकली थी। अर्जुन और सुकन्या आधे घंटे बाद रुक्मणी मौसी के घर में थे। अर्जुन और सुकन्या को भरोसा हो गया था कि इस बार कोई उनके पीछे नहीं है। 1-2 घंटा रुक्मणी मौसी के यहाँ रुककर करीबन 2:30-3 बजे दोनों वहां से निकल पड़े। अर्जुन और रुक्मणी बाइक पर निकल पड़े थे। गांव के आखिरी रास्ते से उन्होंने बाइक जंगल में घुसा दी। पेड़ों के झुरमुट में सुकन्या ने अपना हुलिया बदला और किसी शहरी युवती की तरह कपड़े पहन खूब सारा मेकअप कर मोटरसाइकिल ले उस तरफ जा पहुंची। ये सारा प्लान सुकन्या ने ही बनाया था। अर्जुन छिपते छिपाते उसके पीछे चल रहा था। उन्हें बस वहां के सुरक्षा इंतजाम का पता करने थे। सामने बड़ा सा गेट था। एक चौकीदार इधर से उधर टहल रहा था। सुकन्या रोती हुई सी वहां जा पहुंची। ए छोरी, तने बोर्ड नहीं देखा? यहाँ किसी को भी आना मना है, चौकीदार ने गुस्से से कहा। सुकन्या जोर से रोने लगी। इस समय उसने बाल खुले, आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था और हाफ जींस टी शर्ट पहने हुए पहचान में नहीं आ रही थी। अरे रोती क्यों है? क्या बात है? रास्ता भूल गई क्या? कट्ठी से आई है तू? चौकीदार थोड़ा नरम पड़ा। अंकल, मैं भटक गई हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ निकली थी और बिछड़ गई हूँ। मैं उनको ढूंढते ढूंढते थक गई। वह अब फुट फुट कर रोने का नाटक करने लगी। अरे थम जा छोरी, मैं अभी रास्ता बता दूं तुझे, कहकर चौकीदार ने इधर उधर देखा और फिर गेट में ताला लगाने लगा। अंकल, थोड़ा पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है, सिसकती हुई सुकन्या बोली तो चौकीदार पानी लाने अंदर चला गया। यह अर्जुन के लिए उचित समय था। अर्जुन तुरंत अंदर गया और उसने फटाफट चारों ओर देखना शुरू किया। कुत्ता लगातार भौंक रहा था। शायद उसे अजनबी की महक लग रही थी, पर वह बंधा हुआ था। यह अर्जुन के लिए अच्छी बात थी। चौकीदार पानी की बोतल लिए बाहर आ रहा था। कुत्ते को भौंकता देख बड़बड़ा उठा। थारो और कोई काम को नहीं, बस शोर मचानो है, कहते हुए उसने कुछ खाने के लिए फेंक दिया। अर्जुन अंदर ही था। उस बड़े से मकान में ऐशो आराम की सभी सुविधाएं मौजूद थी। अर्जुन की खुशकिस्मती थी कि इस समय वहां अंदर कोई मौजूद नहीं था। सब कुछ देख लेने के बाद वह बाहर निकल आया। चौकीदार की पीठ थी उसकी तरफ। अंकल,
मुझे रास्ता बता दो, सुकन्या ने बेचारगी से कहा। हाँ हाँ चल छोरी, कहकर चौकीदार ने गेट पर ताला लगा दिया। ताला क्यों अंकल? थारे परिवार वाला तो होंगे भीतर, थारो घर है ना। पर ये जंगल बीच घर बनावे की जरूरत क्यों पड़ी थारे को? सुकन्या भोलेपन से पूछ बैठी थी। छोरी, तू सवाल बहुत करे है। अरे तू अपने काम से काम रख, मारे से के मतलब? चौकीदार ने खींचते हुए कहा। सुकन्या फिर सिसकने लगी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं अंकल? मैं कौन यहाँ की रहने वाली हूँ, शहर से आई हूँ, कल चली जाऊंगी। मैं तो ऐसे ही पूछ ली, ना बताना है तो कोई जिद को नहीं करूं। पर आप तो गुस्सा कर रहे हो। सुकन्या की बातें सुनकर चौकीदार शायद उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा था। अरे छोरी, तो मेरी पोती की उम्र की है और जिद्दी भी उसकी तरह है। जे घर मारो कोनी साहब लोगों का है। मैं तो चौकीदारी करूं, साहब लोगा रात में आवे है, तब मेरी यहाँ ड्यूटी कोनी रहे। जब कोई न रहे यहाँ तब मैं यहाँ आऊं। ठीक है अंकल, अब आप जाओ, यहाँ से रास्ता पता है। धन्यवाद अंकल। सुकन्या ने अब चौकीदार को भेजना उचित समझा था, क्योंकि उस बेचारे को कुछ भी पता नहीं था। यदि पता होता तो बेचारा ना होता और वह अभी उसकी कैद में होती। ठीक है छोरी, जल्दी निकल जा जंगल से, ये जंगल छोरियों का दुश्मन है। और अब कभी भूल कर मत आना इधर, जा भाग जा, सांझ होने से पहले घर पहुंच। चौकीदार के स्वर में अपनापन महसूस किया सुकन्या ने। सुकन्या आगे बढ़ गई थी। चौकीदार अब ओझल हो गया तो अर्जुन सामने आ गया। वही झुरमुट में सुकन्या ने कपड़े बदले और घूंघट का हड़ अर्जुन के साथ बाइक पर बैठ गई। काम हुआ? सुकन्या ने अर्जुन से पूछा। हाँ हो गया। कितना बड़ा घर है और कितना ऐसो आराम का सामान, कैसे मैनेज करते हैं ये लोग? इनका मैनेजमेंट ऐसा ही होता है, तभी तो ये लोग सबकी नाक के नीचे भले बनकर कुछ भी ढोंग करते रहते हैं और कभी पकड़े नहीं जाते। सुकन्या गंभीर स्वर में बोली। अच्छा, तुम भी तो इसी मैनेजमेंट का हिस्सा हो? तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तो अदिति के लिए कर रहा हूँ, तुम किसके लिए कर रही हो? अर्जुन को सुकन्या का यह दोहरा रूप हजम नहीं हो रहा था। फिर वही सवाल, तुम्हें इससे मतलब रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे नहीं कि मैं क्यों कर रही हूँ। वक्त आने पर सच्चाई भी आ जाएगी सामने। सुकन्या ने फिर भी अर्जुन को कुछ नहीं बताया। अच्छा, तुमने माइक्रोफोन और कैमरा लगा दिया ना? किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? देखो, अभी तक कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे ज्यादा इस बात पर फोकस करना है, समझे? सुकन्या अर्जुन से ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उसका शागिर्द हो और वह कोई ट्रेंड ऑफिसर। हाँ, पर वहाँ वाईफाई या नेटवर्क की सुविधा नहीं है। हमें एसडी कार्ड कलेक्ट करना होगा, पर कैसे? वैसे तुम्हारे बताए अनुसार सब कर आया हूँ, पर मन बेचैन है कि तुम हो कौन? आखिर यह सब क्यों और किस लिए कर रही हो? अर्जुन हैरत से सुकन्या को देख रहा था। जिससे पहले दिन उसे नफरत थी, अब उसके लिए मन में स्नेह और सम्मान था। अर्जुन और सुकन्या दोनों को घर में आया देख सावित्री और भगत सिंह खुश हो गए। चलो आ गए, सही सलामत थे लोग। मारो मन शंका में जूझ रहो था। कैसी है थारी रुक्मणी मौसी? सावित्री अपनी आदत के अनुसार बोल उठी। अरे माँ, तू घनी चिंता करे है, देख हम सही सलामत है। रुक्मणी मौसी थारे को याद कर रही थी। सुकन्या बोलते हुए सावित्री के पास जा बैठी थी और अर्जुन बाहर निकल गया था। उसे अदिति का हाल चाल
जो लेना था। वह बहू जे छोरा इतनी देर किससे बात करे है, टाइम बांध लियो है जानी, कौन है जरा ध्यान राख, मन ने मारे छोरे पे भरोसा कोनी। सावित्री देख रही थी कि अर्जुन जब से आया है तब से नियम से एक टाइम पर ही किसी से बात करता है। अरे माँ चिंता को नहीं करो, वे अंकित भैया से बतियाते हैं, कुछ काम की बात होगी, सुकन्या ने कहा। फिर भी ध्यान रखिए, बात आई गई हो गई। रात हो गई थी, अर्जुन थका हुआ था। लैपटॉप पर अब भी कोई हलचल नहीं थी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उनके प्रयास विफल हो रहे थे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।